हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेडब्ल्यू नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आपका मैथ्स का क्लास चल रहा है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया है ना। दैट मींस अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिए, बहुत सारे कंसेप्ट, ढेर सारे कंसेप्ट कवर कर लिए, लॉस, थ्योरम, जो कुछ है सब कुछ कवर कर लिए। उसके बाद हमने क्वेश्चंस लिया, जहां पे मैंने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन लिया और वहां पे आपको एप्लीकेशन दिखाया कि जितना कुछ आप पढ़े हो उसी में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसी में से आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्या बोला मैंने? उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी में आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे। आज के क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्यों? बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा चौड़ा सा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं क्या कहता है। देखो, ठीक है, सपोज A1 A2 A3 अप टू वेयर A30 है ना। बहुत सारा डॉट लगा दिया, यूजुअली 3 ही डॉट लगाया जाता है, बट बहुत सारा हमारे टाइपिस्ट ने लगा दिया, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सपोज A1 A2 डॉट 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 A30 आर 30 सेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, 30 सेट्स। ठीक है, ईच विथ 5 एलिमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 एलिमेंट्स है, हर सेट में कितना है, 5 एलिमेंट्स है। एंड B1 B2 डॉट 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 अप टू वेयर Bn आर n सेट्स। ठीक है, आर n सेट्स, आर n सेट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, विथ 3 एलिमेंट्स ईच है ना। सारे सेट में क्या है, 3 एलिमेंट। दैट मींस ए जो सेट है उसमें 5 एलिमेंट है और जो बी जो सेट है इस सेट में n एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट्स है, सॉरी। और बी कितने हैं, n नंबर है, ए कितने हैं, 30 नंबर है। ठीक है, यहां पे एक आपको दिया गया है सेटिस्फाई कुछ करने के लिए। दैट मींस ए सेट, जितने ए सेट उसका यूनियन, जितने बी सेट उसका यूनियन क्या बनाता है, एस सेट को बनाता है। दैट मींस ये लिखने का मतलब क्या है, ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू वेयर वेयर 30, दैट इज इक्वल्स टू B1 यूनियन B2 यूनियन डॉट 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 अप टू वेयर Bn, दैट इज इक्वल्स टू S। ये S को बनाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये नोटेशन मैंने आपको लिखा है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों में लिखा है। ओके, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एज्यूम दैट, यही कंडीशन है ना, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI एंड एग्जैक्टली टू 9 ऑफ BJ, फाइंड n है ना। तो दोनों सेम ही मीन कर रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ S में क्या है, देखो इसमें क्या है, हर सेट में 5-5 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है आपको नहीं पता, क्या वो क्या ए में जो एलिमेंट है, क्या वो A1 में जो एलिमेंट है, क्या वो A2 में हो सकता है, क्या A2 में जो एलिमेंट है, क्या वो A3 में हो सकता है, या सारे ही अलग अलग एलिमेंट, हमको कुछ नहीं पता है। हमको बस ये पता है कि सबका यूनियन बन के क्या बनता है, आपका S सेट बनता है। सिमिलरली सबका यूनियन B जो है उसका मिला के आपको क्या बनता है, S बनता है। हमें बस इतना आइडिया है। इस आइडिया के बेसिस पे हम लोग कैसे आगे मूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको दिया गया, देखो ईच एलिमेंट ऑफ S। अब S में कितने एलिमेंट है आपको पता है क्या? नहीं पता है। लेट्स से S में कुछ सम नंबर ऑफ एलिमेंट है। लेट्स से S में आपका क्या है, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्या बोला मैंने आपको, S में क्या है, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। लेट्स से, ठीक है, P नंबर ऑफ, लेट्स से एलिमेंट्स है, क्या है, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, चलो अगर S में P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मैं क्या लिख देता हूं, ऐसा नहीं लिखता हूं, कंफ्यूज हो गए। लेट्स से, लेट S has S equals to, let's say x1 x2 डॉट 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 xp। इसका मतलब क्या हुआ, x में कितने एलिमेंट्स है, p एलिमेंट्स है ना। p देखो x1 x2 डॉट डॉट अप टू p एलिमेंट्स है। ठीक है, ओके चलो। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि S का हर एक एलिमेंट किसमें है, 10 ऑफ AI को बिलोंग करता है एंड 9 ऑफ BJ को बिलोंग करता है। ये क्लियर है ना। S का क्या बोला मैंने, हर एक एलिमेंट 10 ऑफ AI को बिलोंग करता है। दैट मींस ये जो x1 है, जो x1 है, लेट्स से ये किसमें है आपका, A1 में है, A2 में है, डॉट 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 अप टू A10। ये सारे सेट में आपके क्या है, x1 है। क्यों? एग्जैक्टली दिया गया, देखो टू एग्जैक्टली है ना। S का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 ऑफ AI में है। मतलब A जो सेट है कितना है, 30 है। A1 A2 अप टू A30 तक 30 सेट है, उसमें से एग्जैक्टली 10 सेट में x1 बिलोंग करेगा। तो मैंने इसको ले लिया। मान लो जो x2 है वो भी किसमें बिलोंग करेगा, A1 A2 डॉट 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 A10। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं x5 लेता तो x5 भी किसमें बिलोंग करता, A1 A2 डॉट 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 A10, यहां तक बिलोंग करता। लेकिन आप सोचो, x1 ये सारे सेट में है, x2 ये सारे सेट में, x5 भी है सारे सेट में, x3 x4 भी सारे सेट में, बट जैसे ही आप x5 तक पहुंचे इनका तो कोटा ही खत्म हो गया, क्योंकि जो A1 सेट है, देखो x1 मतलब A1 में क्या है, x1 है,
x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। समझ रहे हो? तो ए का तो कोटा खत्म हो गया, क्योंकि ए में तो हर सेट में एक ही एलिमेंट है ना। ए में क्या है, हर सेट में एक ही एलिमेंट है। दैट मीन्स x1, x2, x3, x4, x5 जब आपने ऐसे डिजाइन कर दिया तो क्या हो गया, हर सेट में एक एक एलिमेंट चला गया और उसका कोटा फुलफिल हो गया। यहाँ पे कोई स्टूडेंट मेरे को ये डाउट पूछ सकता है कि सर यहाँ पे आपने A1, A2, A10 तक क्यों लिया? आपने A1 ले सकते थे, A3 ले सकते थे, A9, A11, A ऐसे कर करके आप ले सकते थे रैंडमली। आप कैसे भी रैंडमली लो, कैसे भी रैंडमली लो, है ना। एट मैक्स आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 15 ही मिलेंगे। क्यों? ये 5 में 10 सेट खत्म हो गए, फिर नेक्स्ट 5 में अगले 10 सेट खत्म हो जाएंगे, फिर अगले 5 में नेक्स्ट 10 सेट खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो S है उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है? 15। कितना बोला मैंने? S में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं? 15। ओनली 15 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता है ना, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना, इसको मैं मिटा दूं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लियो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, देखो इसमें हर एक सेट में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। मैं मान लेता हूं चलो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, है ना, सारे के सारे मैंने यूनियन लिया। एट मैक्स कितना हो सकता था? एट मैक्स कितना हो सकता था? 150। एट मैक्स कितना हो सकता था? 150 हो सकता था। बट दैट 150 एलिमेंट जो इसमें है उसको मैं S के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या होगा? देखो 150 इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने? 150 इज इक्वल्स टू S में मैंने मैन्युअली करके दिखाया कितने एलिमेंट्स आ रहे थे डिस्टिंक्ट, कितने आ रहे थे आपके S में? 15 आ रहे थे ना। अब हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कैसे 15 हुआ। आप क्या बोलोगे? देखो S में कितना एलिमेंट्स है आपके पास? लेट S हैज P डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने मान लिया है ना कि S में कितने एलिमेंट्स है? P डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। मैंने क्यों बोला P डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स? बिकॉज हमको पता है कि किसी भी सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना। इसीलिए हम लोग हर सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यही बात करते हैं। तो S सेट में कितने हो गए आपके एलिमेंट डिस्टिंक्ट? P ले लिया मैंने, लेट्स से, ठीक है। बट हमको पता है कि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट A के कितने सेट्स में है? 10 सेट्स में है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 150 दैट इज इक्वल्स टू 10P, है ना। तो देयरफॉर P कितना आ गया आपका? 150 by 10 दैट इज इक्वल्स टू 15। यही तो आपने निकाला था ना मैन्युअली, है ना। तो मैन्युअली जो मैंने बताया, अगर आपको समझ में नहीं, एक बार फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप मैन्युअली करोगे आपको 15 आया। मैथमेटिकली यही तो हो रहा है ना कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स कितना हो सकता है? 150 दैट शुड बी इक्वल्स टू हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट इनटू कितना बार वो रिपीट हुआ है? 10 मतलब क्या? 10 टाइम्स रिपीट होगा ना। अगर फिर से बताता हूं, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके 10 सेट में है ना, 10 सेट में है, तो जब आप S सेट लिखोगे तो वो एलिमेंट को 10 बार लिखे होगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपने कितना लिया है? 15 लिया है, सॉरी P लिया है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट 10 बार रिपीट होगा ना, तभी तो आप एक एक बार लिखोगे। अगर मान लो x1 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 ऐसा 10 बार ऐसे लिखा गया है, तो आप तो एक ही बार लिखोगे ना। x2 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 अगर 10 बार लिखा गया तो आप एक ही बार लिखोगे ना। तो यही किए हो आप। 150 इक्वल्स टू 10P। आपको P का वैल्यू कितना मिल गया? 15 मिल गया। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो? देखो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? अब देखो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? सेट n है, हर में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो थ्राइस n होगा। जैसे आपने यहाँ पे 150 लिखा था, सिमिलरली यहाँ पे थ्राइस n होगा। अगर n का वैल्यू 40 होता तो यहाँ पे 40 into 3 होता, n का वैल्यू 100 होता तो यहाँ पे 100 into 3 होता, जैसे आपने यहाँ पे किया। दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिखा गया? देखो एंड एग्जैक्टली टू 9 of bj, है ना, एग्जैक्टली टू 9 of b suffix j। दैट मीन्स S में जो एलिमेंट्स है, अगर आप इसके साथ कंपेयर करके देखोगे तो क्या होगा आपका? देखो 9 टाइम्स ऑफ P, 9 टाइम्स ऑफ P। क्यों आएगा 9 टाइम्स ऑफ P? आप सोचो क्यों आएगा 9 टाइम्स ऑफ P? बिकॉज इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, S में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है? P है, और हर एलिमेंट कितना? 9 बार रिपीट हो रहा है, तो थ्राइस n इक्वल्स टू 9P हो जाएगा ना। सिमिलरली जो यहाँ पे आप समझे, सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो P का वैल्यू आपको पता है कितना है? P का वैल्यू 15 है ना। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो 15 into 9 divided by 3 दैट इज इक्वल्स टू 45। तो आपको क्या पूछा था? फाइंड n। तो n का वैल्यू कितना मिल गया आपको? n इक्वल्स टू 45। ये है आपका आंसर, n इक्वल्स टू 45। समझ में आया? तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो ऐसे अच्छे क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन अगर बहुत बच्चे देखे होंगे तो स्टार्टिंग में उनको हिट नहीं किया होगा, क्लिक ही नहीं किया होगा। तो बस ये क्वेश्चन को बस ये समझना था कि S में अगर यहां से 10 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो दैट मींस कैसा दिखेगा वो? x1 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 कितना बार? 10 बार।
x2 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 कितना बार? 10 बार। क्यों? क्योंकि s का हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है। जब आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, जब आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो तो 9 बार रिपीट हो रहा है ना? तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर आपने p लिया है तो जब 10 बार रिपीट होगा तो 10p के साथ ही तो इक्वेट करोगे ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। बस खत्म। तो मैन्युअली करके मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया 15 कैसे आया, फिर मैंने मैथमेटिकली आपको इक्वेशन बना के दिखा दी। तो बस दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे सॉल्व करना है। तो ऐसे देखो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? तो अगर आ गया तो एग्जाम में ऐसे को सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 11 डन। 12 देखते हैं क्या है। 12 इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, है ना? देख के ये सब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना एकदम क्लियर हो जाओ, किस पे बेस्ड है? वेन डायग्राम पे बेस्ड है। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन, है ना? सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे करना है देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, ठीक है 1000 पीपल है, देयर आर 700 हु कैन स्पीक हिंदी। हिंदी कितने लोग हैं? कार्डिनलिटी ऑफ हिंदी कितने लोग हैं? 700। ओके डन। एंड 400 हु कैन स्पीक बंगाली। चलो एनबी, बी फॉर बंगाली, एच फॉर हिंदी। कितना हो गया एन बंगाली? 400। ओके। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली? क्या बोला? हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब एन एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही तो आपसे पूछा है, एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो हिंदी बोलेंगे और बंगाली नहीं बोलेंगे। अगर एच इंटरसेक्शन बी करता तो मैं क्या होता? जो हिंदी बंगाली दोनों बोलेंगे, है ना? एच यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जो हिंदी भी बोले सकते हैं, जो बंगाली भी बोल सकते हैं, जो दोनों ही बोल सकते हैं। एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? कि जो ना हिंदी बोलते हैं ना बंगाली बोलते हैं। एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो हिंदी नहीं बोलते सिर्फ बंगाली बोलते हैं। तो आप वीडियो को रिफाइन करो, स्लो मोशन में सुनो, जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है सारा आप नोट कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, सारा आप नोट कर सकते हो। डन। तो ये आपको कैलकुलेट करने को दिया गया है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने को दिया गया। कैसे निकालोगे? हमको पता है इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन बी, ये होता है इसका वैल्यू। हमको पता है एन एच का वैल्यू। क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं? आपने पहले गिवन लिखा, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, और आपको ये टू फाइंड है ना, ये आपको क्या करना है? निकालना है। आपको पता है कि ये जो है ये आपने कैसे किया? ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, है ना? कैन स्पीक हिंदी ओनली। इसी को आप सेट के नोटेशन में कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी मतलब बंगाली बोलने वाले, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बंगाली नहीं बोलने वाले। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन। ये मैंने आपको पढ़ाया है, दो तरीके से पढ़ाया है। जब मैं किसके बात कर रहा था? वेन डायग्राम की जब मैं बात कर रहा था उसमें भी मैंने आपको दिखाया कि क्यों ये ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर था एकदम, वो वाला पॉइंट एकदम क्लियर था। ठीक है, तो देखो एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। तो हमारे पास NH है, यस है, हमारे पास ये नहीं है। इसको कैसे निकालोगे? इसको कैसे निकालोगे? तो देखो इसको निकालने का रिलेशन क्या होता है? एन बी यूनियन एच दैट इज इक्वल्स टू एन बी प्लस एन एच माइनस एन बी इंटरसेक्शन एच, है ना? हमको यही तो चाहिए ना, क्योंकि H इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन H लिखो, कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज बोथ आर करेक्ट ना, बोथ आर करेक्ट, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, पढ़ाया हूं, ये भी पढ़ाया हूं। ठीक है, तो अब देखो हमको पता है ये कितना है आपका NB कितना है? देखो NB है आपका 400 और ये कितना है आपका 700 और माइनस इसको x ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसको x ले लेता हूं। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आपको पता है? गिवन है, देखो इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, है ना? तो यहाँ पे बच्चों देखो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 1000 आप लिख तो दोगे, बट देखो ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है एक्चुअली, है ना? आप देखो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है? बिकॉज जो B यूनियन H होगा, जो B यूनियन H होगा उसका कार्डिनलिटी यूनिवर्सल सेट के साथ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो कोई लैंग्वेज ही ना बोलते हो। B यूनियन H मतलब क्या? या तो बंगाली बोलेगा या तो हिंदी बोलेगा या तो दोनों बोलेगा, है ना? बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो 1000 लोग हैं उसमें ऐसे भी लोग हो जो ना हिंदी बोलते हैं ना बंगाली बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है ना? बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे उसको? आपको यही मानना पड़ेगा कि वो इसका वैल्यू ये देके रखा है। दैट मींस जो B यूनियन H है, जो बंगाली और हिंदी है, वही मिलके यूनिवर्सल सेट बनाता है। दैट मींस जो 1000 लोग हैं उनमें से सब लोग या तो बंगाली बोलते हैं या तो हिंदी बोलते हैं या तो दोनों बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा आपको मान लेना है। ठीक है, बट ऐसा लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है। ये अप्रोप्रिएट तब होता जब ये मेंशन होता इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल एवरी पीपल मतलब एवरीवन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अगर ऐसा मेंशन कर देता तो B यूनियन H जो है वही यूनिवर्सल सेट बन जाता, बट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं बन रहा, बट नहीं दिया गया, अपने को लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूं इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू कितना आ गया? x इज इक्वल टू हाउ मच? 7 8 9 10 11 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 100।
x का वैल्यू 100 आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये देखो NH मतलब 700 माइनस NH इंटरसेक्शन B कितना है 100, तो 600 आ गया, 600 आ गया आपका। और क्या दिया गया, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली, है ना, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, बोथ में क्या होगा x ही होगा ना, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, इसका आंसर होगा ये 100 होगा इसका आंसर। क्यों, यही तो था ना, बंगाली इंटरसेक्शन हिंदी, बंगाली इंटरसेक्शन हिंदी का मतलब क्या, वो लोग जो बंगाली भी बोल सकते हैं, जो हिंदी भी बोल सकते हैं, उसका आंसर कितना आ गया 100 आ गया। जो हिंदी बोल सकते हैं बंगाली नहीं बोल सकते, कितना आ गया 600 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली शॉर्टकट है ना, सिमिलरली एन बी इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका, देखो है ना, कितना हो जाएगा देखो, एन बी कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 300। तो ये एक आंसर, ये एक आंसर और ये एक आंसर, ये तीनों आंसर है। ये 300 किसका है, जो बंगाली बोल सकता है हिंदी नहीं बोल सकता, ये किसका है जो हिंदी बोल सकता है बंगाली नहीं बोल सकता, ये किसका है जो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखते हो बी इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कब बताया हूं, जब मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ा रहा था, मैं 3 सेट लेके बताया था, है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या, जो ए में है सी में है, बी में नहीं है। आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका विजुअल इतना क्लियर होना चाहिए, है ना। तो वेन डायग्राम का ये यूजेस है कि आप ना एकदम फटाफट समझ रहे हो चीजों को, है ना, एकदम फटाफट आप कैप्चर कर पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 क्या है देखते हैं, आ जाओ। 13 क्या है देखते हैं, सॉल्यूशन क्या दिया गया देखो, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 30 पीपल्स 12 टेक नीडल वर्क, ठीक है, चलो एन नीडल लिखते हैं 12, और क्या है 16 टेक फिजिक्स, तो एन फिजिक्स लिखते हैं 16, और 18 टेक हिस्ट्री, ठीक है, चलो एन एच लिखते हैं हम लोग कितना 18, ओके डन, ठीक है। इफ ऑल द 30 स्टूडेंट टेक एटलीस्ट वन, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया ना, इफ ऑल द 30 स्टूडेंट टेक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, ये तीनों जो मिलके आपका क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलके यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। यूनिवर्सल सेट में कितने हो सकते हैं बच्चे, 30 बच्चे हो सकते हैं। दैट मींस आपको दिया गया है एन यूनियन पी यूनियन एच, यही आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसी का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 30 दिया गया है, ठीक है, ओके। एंड नन टेक्स ऑल थ्री, नन टेक्स ऑल थ्री, हाँ यहाँ पे और एक स्टेटमेंट दिया गया, एंड नन टेक्स ऑल थ्री, मतलब तीनों कोई भी नहीं लिया। दैट मींस कार्डिनलिटी ऑफ नीडल इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन हिस्ट्री दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये जो सेट है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। एन इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच का मतलब क्या, जो नीडल वर्क भी लिया है, जो फिजिक्स भी लिया है, जो हिस्ट्री भी लिया, बट वो तो 0 है। नन का मतलब क्या, 0, इसीलिए वो क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी कितना होता है, 0 होता है। एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल्स टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है एन इंटरसेक्शन पी प्लस एन पी इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन एन, ये आपसे पूछा गया है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। क्यों, क्योंकि यही तो है ना आपका, जो आपका देखो दो सब्जेक्ट लिया है। एन इंटरसेक्शन पी का मतलब क्या, जो नीडल और फिजिक्स दोनों लिया है। पी इंटरसेक्शन एच का मतलब जो फिजिक्स हिस्ट्री दोनों लिया है। एच इंटरसेक्शन एन का मतलब क्या, जो हिस्ट्री भी लिया और नीडल वर्क भी लिया है कि नहीं। तो यही तो आपसे पूछा गया। अब हमको पता है कि 3 सेट के लिए, फॉर एनी 3 सेट्स, फॉर 3 फाइनाइट सेट्स, है ना, हमको पता है क्या, देखो n ऑफ n यूनियन p यूनियन h दैट इज इक्वल्स टू nn प्लस np प्लस nh, है कि नहीं, माइनस n क्या होगा, n इंटरसेक्शन p प्लस n p इंटरसेक्शन h प्लस n h इंटरसेक्शन n, है ना, और क्या होता है फिर प्लस n ऑफ p इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन n। क्लियर, यही होता है आपका, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, इंप्लाइज दैट, इसका वैल्यू कितना दिया गया आपको 30, दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 12 16 18, 12 प्लस 16 प्लस 18, इसका वैल्यू कितना निकालना है आपको, माइनस एक्स, प्लस इसका वैल्यू कितना 0, तो एक्स को सॉल्व करो। देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, देखो एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 12 प्लस 18 30, 46 46 16 16, दैट मीन्स
नंबर ऑफ पीपल्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लेके रखा है वो कितना है, 16 है। तो अब देखो, अब आपको फीलिंग समझ में आ रहा है कि सेट का क्या यूजेस है ना। ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि नहीं, रियल लाइफ आपके क्लास में ऐसा सिचुएशन हो सकता है, अगर आप एक स्टूडेंट हो आपके क्लास में ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अगर आपसे अचानक से कोई ऐसा पूछ देता है, आप कैसे निकालते? दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेट थ्योरी, है ना। देखने में सिंपल लगता है, यूनियन इंटरसेक्शन क्या है यार, ये सब सिंपल सिंपल चीज है, बट कैसे देखो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को कितने आसानी से सॉल्व कर देता है आपके लिए। ये तो एकदम एकदम मतलब रियल लाइफ सिचुएशन है ना। आप अगर एक स्कूल में, आपका क्लास में लेट्स से 100 बच्चे हैं, जिसमें से 20 लोग ये सब्जेक्ट लिए हैं, 20 लोग ये सब्जेक्ट लिए हैं, 30 लोग ये सब्जेक्ट लिए हैं, 50 लोग ये 2 सब्जेक्ट लिए हैं, 45 लोग ये 2 सब्जेक्ट लिए, ऐसे आपको डेटा दिया गया, आपसे पूछा गया कि जो 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं वो बताओ। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर मैथ्स का यूटिलाइजेशन करके आप कितने आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी इजी होते हुए भी आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम को कितने आसानी से सॉल्व कर सकता है, देख रहे हो ना। इसी तरीके से हम लोग जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हर चीज में ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो रियल लाइफ में एकदम आपके आता है, मतलब समझ लो। तो अगर आपके रियल लाइफ में आएगा, कंसेप्ट अप्लाई करके रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करोगे फिर, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर तो आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। 14 क्या दिया गया, देखो 14 नंबर है ना। ये बेसिक सेट पे क्वेश्चन है, बेसिक सेट पे क्वेश्चन है। क्या है देखो ये, इफ U इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड P इज अ सबसेट ऑफ U। P इज अ सबसेट ऑफ U मतलब क्या दिया गया आपको, P इज अ सबसेट ऑफ U, देन P इंटरसेक्शन ऑफ, अब ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग पहले कर लेंगे, है ना, ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग पहले ही कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग पहले कर दो। P डिफरेंस U, P डिफरेंस U, भाई समझ रहे हो, P क्या है, U का सबसेट है ना। P क्या है आपका, U का सबसेट है। अगर ये U है तो ये आपका P है। P डिफरेंस U में क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो P में है U में नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। दैट मींस ये आपका क्या है, नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि P अगर U का सबसेट है तो P में जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे U में होंगे ना, वो सारे के सारे U में होंगे। तो P डिफरेंस U जब करोगे तो आपको एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, उसी को तो आप नल सेट बोलते हो। तो ये आपका 5 हो गया। यूनियन U डिफरेंस P, है ना, U डिफरेंस P अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, P कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है। U डिफरेंस P जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, चलो अगर मैं बोलूं कि फाई और आपका क्या है, P कॉम्प्लीमेंट का जब आप यूनियन लोगे तो फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और P कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट रहेंगे, तो दैट मींस ये दोनों का यूनियन क्या दे देगा आपको, P इंटरसेक्शन। ये दोनों का यूनियन क्या देगा, फाई और P कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या देगा आपका, P कॉम्प्लीमेंट देगा। बट P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट आपको क्या दे देगा, फिर फाई दे देगा। तो आंसर है क्या इसमें, देखो यस, ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया, ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या बोला मैंने, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एकदम आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। इसी में बेसिक बेसिक बच्चा कुछ कुछ सोच के गलती कर देता है, ठीक है। P डिफरेंस U, अरे नल सेट होगा यार, क्योंकि P का सारा एलिमेंट U में है, क्यों दिया गया है, P इज अ सबसेट ऑफ U, ठीक है ना, इसलिए 5 हो गया। 5 यूनियन एनी सेट क्या करोगे तो दैट सेट इटसेल्फ, है ना। 5 यूनियन 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको 5 ही मिलेगा। 5 इंटरसेक्शन 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे और एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि जब मैं आपको डिसजॉइंट सेट पढ़ाया था तो बच्चों को डाउट होता है, अगर मैं बोलूं, ये पॉइंट लिख लेना एक्स्ट्रा से, डिसजॉइंट सेट जहां पे मैं पढ़ाया वहां पे लिख लेना, अगर A इज इक्वल्स टू 5 है, अगर B इज इक्वल्स टू 5 है, देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। दैट मींस नल सेट इज डिसजॉइंट टू इटसेल्फ। एवरी सेट इज डिसजॉइंट टू नल सेट। अगर कोई एक सेट है लेट्स से C, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो मैंने क्या बोला, A और C डिसजॉइंट सेट है। दैट मींस कोई भी सेट नल सेट के साथ डिसजॉइंट होता है। A एंड B क्या है, डिसजॉइंट है। A और B क्या है, डिसजॉइंट है। दैट मींस नल सेट जो होते हैं, दो नल सेट डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। क्लियर, क्योंकि डिसजॉइंट मतलब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, टू सेट दैट हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। तो नल सेट में एलिमेंट ही नहीं है, कॉमन की तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है। चलो ये मैंने एक्स्ट्रा बात दिखा दी आपको, तो ये आप एक्स्ट्रा नोट कर लोगे अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा बन गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, 14 के बाद 15 पे जाते हैं हम लोग, है ना। 14 के बाद 15 पे मूव करते हैं। 15 देखो, 15 आपका फिर से मेरे को लगता है किस पे बेस्ड है, ये आपका वेन डायग्राम पे बेस्ड है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया गया, देखो, ए सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन वॉचर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 285 वॉच फुटबॉल, 195 वॉच हॉकी, 115 वॉच बास्केटबॉल, 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 वॉच फुटबॉल हॉकी। ओके, ठीक है। और दिया गया है 15 डोंट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट बनेगा, यूनियन नहीं ले सकते, यूनिवर्सल सेट बनेगा ये, ठीक है। चलो ठीक है,
अब अगर मैं आपको बोलूं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हम डेटा को लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, डेटा को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया देखो, एन एफ कितना दिया गया देखो 285, ठीक है। फिर आपको हॉकी दिया गया है एन एच। इसमें आप कैलकुलेशन अच्छे से करना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाए करते वक्त, बट कंसेप्ट पे आपको फोकस देना है ना। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करना, मैं जो लिख रहा हूं वही मत लिख देना, आप देख देख के लिखो, ठीक है। एन बी बास्केटबॉल कितना दिया गया है 115। फिर क्या दिया गया है 45 वाज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो एन एफ इंटरसेक्शन बास्केटबॉल दैट इज इक्वल्स टू 45। और क्या दिया गया है फुटबॉल और हॉकी, एन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी दैट इज इक्वल्स टू 70। और क्या दिया गया है एन क्या दिया गया 70 वाज फुटबॉल एंड हॉकी एंड 50 वाज हॉकी एंड बास्केटबॉल होगा आई थिंक, है ना। 50 वाज हॉकी एंड बास्केटबॉल, अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। 285 वाज फुटबॉल, 195 वाज हॉकी, 115 वाज बास्केटबॉल। अच्छा ये गलती से लिखा गया, ठीक है, इसको काट दो, है ना, ये गलती से हो गया, देखो ना गलती हो जाता है ना टाइपिंग में, ठीक है, उसको हटा दो, ठीक है। 50 वाच भाई क्या लिखा गया ये बास्केटबॉल, है ना। देखो फुटबॉल बास्केटबॉल, फुटबॉल हॉकी हो गया, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका बास्केटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, आई थिंक यही होगा, लेट्स से आई डोंट नो बट यही होना चाहिए, ये 50 है, ठीक है। आई डोंट नो ना, आई डोंट नो, ठीक है, जो लिखा गया मैं इसको करेक्ट कर लो। क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को टाइपिंग गलती लग रहा है, ठीक है चलो। अब ये दिया गया आपको 50 डोंट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, 50 डोंट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, क्या लिखा गया है 50 डोंट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स। इसको आप कैसे लिखोगे, है ना, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो 50 लोग कोई गेम को देखते ही नहीं है, दैट मींस एन फुटबॉल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या लिखोगे बास्केटबॉल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या लिखोगे हॉकी कॉम्प्लीमेंट। ये कितना दिया गया आपको 50। ये क्या है आपका डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, इसमें क्या लिख सकते हो एन एफ यूनियन बी यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट, यही तो आपको दिया गया है कि नहीं। आपको और क्या दिया गया सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन वॉचर्स, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, एन यूनिवर्सल इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 500 हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि एन एफ यूनियन बी यूनियन एच कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर एन यूनियन से आप इस कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, एफ यूनियन बी यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 500 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 450। क्लियर हो गया, ये कितना है आपका 450, डन। ये आपका कितना आया 450, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एन एफ यूनियन बी यूनियन एच दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 450, ये आ गया आपका 450। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लेना। मेरे को क्या चाहिए ये चाहिए, बता रहा हूं क्यों चाहिए, देखो मेरे को क्या चाहिए था ये चाहिए था 450 आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, एन एफ यूनियन बी यूनियन एच दैट इज इक्वल्स टू 450। अब मेरे से पूछा क्या है हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, मतलब हाउ मेनी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं, जो सिर्फ बास्केटबॉल देखते हैं, जो सिर्फ हॉकी देखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, है ना, ऐसे कितने लोग हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन क्या करते हैं ना एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाता है, इतनी बातें नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ये लेट्स से मेरा फुटबॉल, ये बास्केटबॉल और ये हॉकी। मुझे क्या पूछा है देखो, मुझे पूछा है कि ऐसे लोग जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन मुझसे पूछा गया, ये वाला पोर्शन मुझसे, और क्या पूछा गया है ऐसे लोग जो सिर्फ बास्केटबॉल देखते हैं, दैट मींस ये वाला पोर्शन मुझसे, और क्या पूछा गया आपका देखो, मुझसे पूछा गया है कि ऐसे लोग जो सिर्फ हॉकी देखते हैं, जो सिर्फ हॉकी देखते हैं, ठीक है। ये तीनों रीजन मेरे को पूछा गया, तो मैं कैसे डील करूंगा इसको, देखो अगर मैं बोलूं, ठीक है, मेरे को क्या निकालने को दिया गया है पहला, है ना, मेरे को क्या निकालने को दिया गया है, मेरे को क्या निकालने को दिया गया है फर्स्ट में देखो, ठीक है, ऐसे लोग जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा सेट के लैंग्वेज में, देखो एन एफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पे एफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करो, इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट करो, देखो आपको यही वाला पोर्शन मिलेगा, सिर्फ येलो वाला पोर्शन मिलेगा। आप करके देखो ना वेन डायग्राम में, अलग अलग फिगर ड्रॉ करके देखो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस बी को छोड़ के जितना है सब बी कॉम्प्लीमेंट,
ये h कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, h को छोड़ के जितना है सारा h कॉम्प्लीमेंट में आएगा। आप सेपरेट सेपरेट फिगर बनाओ, आपके लिए ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उसको आप f के साथ में इंटरसेक्शन करो तो यही येलो वाला पोर्शन मिलेगा, वही तो हमको चाहिए। दैट मींस f इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो फुटबॉल देखते हैं, बास्केटबॉल एकदम नहीं देखते, हॉकी एकदम नहीं देखते, ये हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये जो टोटल है ना, मुझे बस ये वाला पोर्शन चाहिए जो शेडेड है येलो कलर से, मुझे बस यही वाला पोर्शन चाहिए। मैं क्या करता हूँ, टोटल को लेता हूँ पहले, तो मैं क्या लिखूंगा, एन एफ, है ना, क्या लिख दिया मैंने, एन एफ, ठीक है। टोटल से अब मैं किसको माइनस करूंगा, देखो इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। किसको माइनस करूंगा मैं, देखो इस वाले पोर्शन को। टोटल से मैंने क्या कर दिया, इस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया, है ना। जो ये एफ था उससे मैंने इस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ जरा। मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या है, एफ इंटरसेक्शन बी, तो एन एफ इंटरसेक्शन बी, है ना। फिर मैं क्या करता हूं, है ना, अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं इस वाले पोर्शन को माइनस करता हूं, इस वाले पोर्शन को। जब मैं इस वाले पोर्शन को माइनस किया ना, किसको, इस वाले पोर्शन को ना, देखो ध्यान से, इस वाले पोर्शन को, पहले मैंने इसको किया, अब मैंने इसको किया, तो ये क्या बनेगा, देखो एफ इंटरसेक्शन एच, क्योंकि एफ और एच दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एच, है ना। अब क्या मेरे को एफ मिल गया, देखता हूं, देखो जो एफ था उससे मैंने इसको माइनस किया, इसको माइनस किया। ये करते वक्त एक दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये क्या हो गया पता है आपको, 2 बार माइनस हो गया, है ना, 2 बार माइनस हो गया। 2 बार अगर माइनस हो गया तो एरर देगा आपको। दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। कैसे कंपनसेट करोगे, एक बार कंपनसेट कर दो, क्योंकि आप क्या चाहते हो, एक ही बार रहे, लेकिन आपका ऑलरेडी 2 बार माइनस हो चुका है, मतलब, है ना, 2 बार आपने उसको हटा दिया। तो उससे बेटर है कि आप एक बार ऐड कर दो, आप उसको एक बार ऐड कर दो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना एक बार, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप इसमें क्या लिखोगे, प्लस प्लस, समझ में आ रहा है, क्लियर ना। आपने क्या किया, देखो इस वाले पार्ट को आपने क्या किया, 2 बार ऐड किया है ना। जब आपने ये टोटल लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, इसको माइनस किया। जब इसको माइनस किया तो ये वाला पोर्शन हट गया, ठीक है, ओके डन। जब इसको माइनस किया तो ये वाला पोर्शन हट गया, तो ये वाला तो आपने 2 बार हटा दिया, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। इसको आप कैसे इंक्लूड करोगे, इसको इंक्लूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। सेम कंसेप्ट आप याद करो ना, 2 सेट के लिए मैंने पढ़ाया था ना, ए और बी था। एन ए यूनियन बी में क्या करते हो आप, एन ए लेते हो, एन बी लेते हो, तो जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको आप क्या करते हो, 2 बार ले चुके हो, तो इसीलिए आप क्या करते हो, एक बार माइनस कर देते हो। यहाँ पे 2 बार लेने के कारण एक बार माइनस करते हो, यहाँ पे 2 बार आप हटाए, इसलिए एक बार क्या करोगे, आप इसको ऐड करोगे। समझ गया कि नहीं। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, देखो सिर्फ ये वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना। आप नहीं चाहते कि कुछ एक्स्ट्रा माइनस रहे, आप नहीं चाहते कुछ एक्स्ट्रा एडेड रहे, इसीलिए ये बैलेंसिंग करते हो आप, ठीक है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे माइनस क्यों लिया, यहाँ पे प्लस क्यों लिया, यहाँ पे प्लस ले लेते, यहाँ पे माइनस ले लेते। अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए, आपको सिर्फ ये येलो वाला पोर्शन पे फोकस करना है, ठीक है, डन। अब देखो हमारे पास क्या एनएफ है, यस हमारे पास एनएफ है। क्या हमारे पास एफ इंटरसेक्शन बी है, यस हमारे पास एफ इंटरसेक्शन बी है। क्या हमारे पास एफ इंटरसेक्शन एच, यस एफ इंटरसेक्शन एच है। हमारे पास क्या नहीं है, ये नहीं है, बट अब हम ये निकाल सकते हैं। क्यों, हमको पता है, देखो हमको पता है कि ये जो होता है दिस, है ना, एन एफ यूनियन बी यूनियन एच, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तीनों का सम, कितना हो जाएगा, 285 प्लस 195 प्लस 115, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस करना है, मतलब माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका 45 70 50, 45 70 50 प्लस ये इसको x लिख लो, ठीक है। तो आप सॉल्व करके x निकाल सकते हो, आप सॉल्व करके x को निकाल सकते हो ना। इसका वैल्यू कितना है, आप देखो ना, इसका वैल्यू कितना लिखोगे आप, इसका वैल्यू लिखोगे 450, दैट इज इक्वल टू, मैं कर देता हूं यहाँ पे कितना होगा, देखो कैलसी यूज कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। 285 प्लस 195 प्लस 115, ये आ गया आपका 595, ओके। माइनस क्या है, देखो 45 प्लस 70, 45 प्लस 70 प्लस 50, 165 प्लस x, ये आया हमारे पास। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, देखो x का वैल्यू कितना मिलेगा, ओके कितना मिलेगा, देखो 450 माइनस 595 माइनस 500 प्लस 165,
x का वैल्यू मेरे को कितना मिला 20, x का वैल्यू मुझे कितना मिला 20, तो यहाँ पे पुट कर दो बस, x का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 20, देयरफॉर n f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन h दैट इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन जो तीनों देखते हैं, तीनों स्पोर्ट्स को देखते हैं, ठीक है, तीनों स्पोर्ट्स को देखते हैं, उसका वैल्यू हमको मिल गया 20। ये आपको एकदम क्लियर रहे, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं इसका वैल्यू तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा आपको, देखो NF मतलब 285 माइनस f इंटरसेक्शन b कितना हो गया आपका 45, f इंटरसेक्शन h कितना हो गया 70 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा देखो 285 माइनस 45 माइनस 70 प्लस 20 190। 190 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल देखते हैं, बास्केटबॉल एकदम नहीं देखते और हॉकी एकदम भी नहीं देखते। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, कितने लोग ऐसे हैं जो बास्केटबॉल देखते हैं, कितने लोग ऐसे जो हॉकी देखते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, देखो बास्केटबॉल वालों को कैसे निकालोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छा रहने दो, ठीक है। एक मैंने दिखा दिया, बाकी के आप दो कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप फॉर्मुला में अप्लाई करोगे, अब तो आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो गया। सिमिलरली आप अप्लाई करोगे एंड यू विल फाइंड योर आंसर। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कितना आंसर आया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कितना आंसर, आंसर मुझे याद थोड़ी है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। याद कौन करता है, आप आराम से इसको कैलकुलेट करो और देखो क्या आंसर आता है, जो आएगा वही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हैंडल किया। तो कई बार आपको क्या पूछता है कि एग्जैक्टली एक, तो उसको आप ऐसे डील करते हो। तो जैसे जैसे लैंग्वेज बदलेगा, एग्जैक्टली टू अगर ऐसा बोल दे एग्जैक्टली टू, तो बस ये वाला पोर्शन को हम लोग कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला फिर ये वाला, समझ रहे हो, ये इसकी बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली अगर टू बोल देता इसका फिर इसका, ये एग्जैक्टली टू वाले में आता है, ये नहीं आता, ये बीच वाला पोर्शन नहीं आता, ये तो तीन हो गया ना, तीनों हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हैंडल करते हैं। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, 15 हो गया, आगे हम लोग मूव करते हैं 16 में, देखते क्या है 16। ये भी काफी बड़ा चढ़ा क्वेश्चन है ना, ये भी काफी बड़ा चढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इन ए पॉल्यूशन स्टडी समथिंग समथिंग दिया गया, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले तो, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, देखो, इन ए पॉल्यूशन स्टडी ऑफ 1500 इंडियन रिवर्स द फॉलोइंग डेटा वर रिपोर्टेड, 520 वर पॉल्यूटेड बाय सल्फर कंपाउंड। चलो NS लिख लिया मैंने, कितना 520, और क्या दिया गया 335 वर पॉल्यूटेड बाय फॉस्फेट, तो NP इज इक्वल टू हाउ मच 335, ओके। 425 वर पॉल्यूटेड बाय क्रूड ऑयल, ठीक है, NC इक्वल टू हाउ मच 425, ओके। 100 were by crude oil and sulfur, तो NS intersection C is equals to 100 N, और क्या दिया गया सल्फर एंड फॉस्फेट, तो S intersection P is equals to 180, है ना, is equals to how much 180, और क्या दिया गया आपको देखो 150 by phosphate and crude oil, तो NP intersection C that is equals to how much, that is equals to 150, okay। और आपको क्या दिया गया है 28 were polluted by all, मतलब N P intersection C intersection S that is equal to how much 28, ठीक है 28 were polluted by all, okay। How many of the rivers were polluted by at least one of the three impurities? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, how many of the rivers were polluted by at least one of the three impurities, at least one of the three impurities, ये आपसे पूछा है, ठीक है। How many of the rivers were polluted by at least one of the three impurities? That means लैंग्वेज को समझना इज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज समझ गया तो बस गेम ओवर हो गया, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इंप्योरिटी, मतलब या तो सल्फर से हुआ है, या तो क्रूड ऑयल से हुआ है, या तो फॉस्फेट से हुआ है। एटलीस्ट का मतलब क्या, या तो दोनों से हो सकता है, दैट मींस सल्फर फॉस्फेट से हुआ है, या फॉस्फेट क्रूड ऑयल से हुआ है, या तो क्रूड सल्फर से हुआ है, या तीनों से भी हो सकता है। दैट मींस वो निकालने को क्या बोला है आपसे, वो आपको बोल रहा है NP यूनियन S यूनियन C निकालो आप, यही निकालने को बोला है। तो इसका हमको पता है, ये तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। सारा वैल्यू दिया गया, वैल्यूज को पुट कर दो, क्या होगा NP प्लस NS प्लस NC माइनस NP इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा S माइनस NP इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन S प्लस NP इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन S। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है वैल्यू, है ना, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 335 लिखो वैल्यूज, 335 प्लस NS 520 प्लस 425 माइनस P इंटरसेक्शन S कितना हो जाएगा 180 माइनस P इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा 150 माइनस C इंटरसेक्शन
एस कितना हो जाएगा 100 है ना, दिस इज 100 प्लस लास्ट में कितना है 28, तो कितना हो गया देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ 335 प्लस 520 प्लस कितना हो गया 520 ओके, प्लस 425 माइनस 180 माइनस 150 माइनस 100 प्लस 28 878 ये आया। 878 क्या है आपका 878 नंबर ऑफ रिवर्स, मतलब ये जो आपको कितना दिया गया 1500 इंडियन रिवर्स, दैट मींस आपको NU कितना दिया गया है 1500 यूनिवर्सल सेट दिया गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल दिया था क्वेश्चन में कि हर एक रिवर एटलीस्ट वन ऑफ द पॉल्यूटेंट से पॉल्यूटेड है, तो इन दैट केस आपका ये P यूनियन S यूनियन C कितना हो जाता 1500, फिर ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं था, समझ रहे हो, क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपका निकल गया 878। अब आपसे क्या पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द रिवर्स वर पॉल्यूटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इम्प्योरिटीज। अभी किया है, मैं नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा, अभी मैंने किया, देखो क्या किया मैंने, आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ द रिवर्स वर पॉल्यूटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, दैट मींस लेट्स से n क्या बोला गया आपको S इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये आपको निकालने को बोला गया, फिर n P इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, n C इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कितना होगा ये। इसका आपको पता है वैल्यू क्या होगा NS माइनस N S इंटरसेक्शन P माइनस N S इंटरसेक्शन C प्लस N, ये तीनों का इंटरसेक्शन है ना। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ना, तो सेम आप बस वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तीनों को ऐड कर देना, क्यों, क्योंकि हाउ मेनी ऑफ द रिवर्स वर पॉल्यूटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इंप्योरिटीज, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, तीनों को ऐड कर देना, बिकॉज दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ काउंट सो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री इंप्योरिटीज में से किसी एक इंप्योरिटी से वो रिवर क्या हुआ है पॉल्यूट हुआ है ना। इसका मतलब क्या सिर्फ सल्फर से पॉल्यूट हुआ है, इसका मतलब क्या सिर्फ फॉस्फेट से पॉल्यूट हुआ है, इसका मतलब क्या सिर्फ क्रूड ऑयल से पॉल्यूट हुआ है। तो ये जो तीनों को ऐड कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड पार्ट का। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था। तो दिस इज वन वे हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन है ना, दिस इज वन वे, दिस इज मेथड 1। चलो मैं यहाँ पे मेथड 2 की बात कर देता हूँ। ठीक है, मेथड 2 है ना, ये क्या है आपका मेथड 1 है ना। मेथड 2 से इसको कैसे सॉल्व करोगे ये इंपॉर्टेंट है। अब मेथड 2 के बारे में देखते चलो। ठीक है, मेथड 1 से तो आपको समझ में आ गया, अब मेथड 2 से आप कैसे इसको सॉल्व करोगे देखते आ जाओ। सब हटा देता हूं मैं, ठीक है, सब हटा देता हूं मैं यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं मेथड 2 के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन मेथड 2 सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा मेथड 2, ये हमारा क्या मेथड 2 है। अब मेथड 2 क्या कहता है देखो। ठीक है, मेथड 2 क्या कहता है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं देखो, इसको ड्रॉ करता हूं। ये मेरा क्या है आपका देखो यूनिवर्सल सेट, ये मेरा क्या है यूनिवर्सल सेट। इसमें देखो एक काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट, ये दूसरा काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट और ये तीसरा काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। क्लियर हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया लेट्स से सल्फर, इसको मैंने बोल दिया फॉस्फेट, इसको मैंने बोल दिया क्रूड ऑयल। क्लियर हो गया। अब देखो जब भी आप ऐसे करते हो उसके बाद आप क्या करते हो डिफरेंट जोन्स बनाते हो है ना। लेट्स से ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई, ये आपका एफ, ये आपका जी है ना। ए क्या मीन कर रहा है, ए मीन कर रहा है सिर्फ सल्फेट से पॉल्यूट हुआ है, बी क्या मीन कर रहा है सिर्फ फॉस्फेट से, डी क्या मीन कर रहा है सल्फेट और सिर्फ इससे, सल्फेट और क्रूड से, फॉस्फेट से नहीं। डी वाला जोन, डी वाला जो जोन है क्या मीन कर रहा है सल्फेट और क्रूड ऑयल से पॉल्यूट हुआ है, फॉस्फेट से पॉल्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, जी क्या मीन कर रहा है तीनों से पॉल्यूट हुआ है, एफ क्या मीन कर रहा है सल्फेट और फॉस्फेट से पॉल्यूट हुआ है, क्रूड से पॉल्यूट हुआ है। तो ऐसे आप डिफरेंट जोन को आपने क्या कर दिया नेमिंग कर दिया। अब आप इक्वेशंस लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे इक्वेशंस लिखोगे। देखो पहला इक्वेशन क्या कहता है, देखो पहला इक्वेशन कहता है ठीक है 520 वेर पॉल्यूटेड बाय सल्फर, 520 पॉल्यूटेड बाय सल्फर। तो सल्फर में क्या क्या आ रहा है देखो, ए प्लस कौन सा आ रहा है डी प्लस एफ प्लस जी, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 520, यही आपको दिया गया है 520 है ना। अब आप बोलोगे ए डी एफ जी क्यों लिखा, क्योंकि देखो 520 क्या है सल्फर से सल्फर कंपाउंड से पॉल्यूट हुआ है, सल्फर कंपाउंड से सिर्फ पॉल्यूट हुआ है, मतलब ऐसा तो नहीं बोला वेयर पॉल्यूटेड एग्जैक्ट ओनली बाय सल्फर कंपाउंड, ऐसा तो नहीं बोला 520 में पॉल्यूटेड एग्जैक्टली बाय सल्फर कंपाउंड। अगर ऐसा बोलता तो आप क्या लिखते ए इज इक्वल्स टू 520, लेकिन आपको बोला है कि 520 वे पॉल्यूटेड बाय सल्फर कंपाउंड्स, तो जितने हैं पॉसिबिलिटी सल्फर कंपाउंड में सारे के सारे आ जाएंगे। सिमिलरली 335 वे पॉल्यूटेड बाय फॉस्फेट, तो फॉस्फेट में क्या क्या हो देखो BeFG,
BEFG दैट इज इक्वल टू हाउ मच 335। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे 420 पॉल्यूटेड बाय क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या आ जाएगा देखो CDEG इक्वल टू हाउ मच 425, ये आ गया। और क्या क्या आ रहा है देखो आपका 100 वेयर बाय क्रूड ऑयल एंड सल्फर। 100 किससे हुए आपके क्रूड ऑयल एंड सल्फर से। 100 किससे क्रूड ऑयल एंड सल्फर। तो क्रूड ऑयल कहां है, यहां पे है और सल्फर यहां पे। क्रूड ऑयल और सल्फर दोनों से हुए 100 दैट मींस D प्लस G होगा है ना, D प्लस G। तो D प्लस G दैट इज इक्वल टू कितना 100। सिमिलरली उसके बाद क्या है 180 बाय सल्फर एंड फॉस्फेट। सल्फर एंड फॉस्फेट मतलब क्या F प्लस G, तो F प्लस G इज इक्वल टू 180 है ना, 180 है ना। उसके बाद क्या है 150 बाय फॉस्फेट एंड क्रूड ऑयल। तो फॉस्फेट एंड क्रूड ऑयल में क्या है E प्लस G दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है आपका 150। और लास्ट में क्या दिया गया देखो 28 were polluted by all, 28 were polluted by all है ना, 28 were polluted by all दैट मींस तीनों से पॉल्यूट हुआ है। वो कौन सा जोन है, ये वाला जोन है देखो ना, ये वाला जोन है ना, तीनों से पॉल्यूट हुआ है G। हाँ तो G का वैल्यू कितना दिया गया है 28, यहाँ पे लिखता हूं मैं नीचे G इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूं ठीक है, G इज इक्वल टू हाउ मच 28 है ना। आपके पास देखो अननोन कितने हैं A B C D E F G, 7 अननोन है। इक्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 अननोन 7 इक्वेशन। यस आप सॉल्व कर सकते हो है ना, ये सब चीज आप सीखोगे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ोगे वहां पे आप ये सब सीखोगे है ना। नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ इक्वेशन का रिलेशन कैसा रहता है, अगर एक दूसरे से बड़ा हो गया तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, ये सब के बारे में आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ोगे। तो नंबर ऑफ इक्वेशन 7, नंबर ऑफ अननोन 7, यस सॉल्यूशन इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है देखो है ना, कैसे पॉसिबल है देखो। हमको क्या चाहिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, वो फिगर देख के हमको बताना है कि हमको चाहिए क्या। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा देखो हाउ मेनी ऑफ द रिवर्स वर पॉल्यूटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंप्योरिटीज। हाउ मेनी ऑफ द रिवर्स वर पॉल्यूटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंप्योरिटीज, मतलब क्या तीनों में से किसी एक इंप्योरिटी से जो पॉल्यूट हुआ है दैट मींस एक से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। दैट मींस हमको क्या पूछा है देखो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमारा डाउट ये है पहला, हम लोग देखो 7 इक्वेशन है, 7 अननोन है, हम लोग A B C D E F G सब निकाल सकते हैं, निकाल के ऐड कर दो यू विल गेट योर आंसर पहला। सेकंड क्या पूछा है हाउ मेनी ऑफ द रिवर्स वर पॉल्यूटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 इंप्योरिटीज। क्या पूछा आपसे एग्जैक्टली एक ही इंप्योरिटी से पॉल्यूट होना चाहिए। दैट मींस नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पहले पार्ट का आंसर ये है, पहले पार्ट का आंसर ये बनेगा, दूसरे पार्ट का आंसर ये बनेगा, जो भी आएगा। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे देखो G का वैल्यू अगर 28 है, देखो 28 है तो E आप निकाल सकते हो। E का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, अगर मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ ठीक है, यहाँ पे करता हूँ। G का वैल्यू कितना है आपके पास 28, तो देखो यहाँ पे पुट करो G का वैल्यू 28 तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 28 अगर यहाँ पे चला गया 30 चला गया तो 120 हो जाए 122, E का वैल्यू हो गया 122। F का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो यहां से 28 माइनस कर दो तो 152 ठीक है 152। अगर मैं बात करूं D का वैल्यू कितना होगा D का वैल्यू हो जाएगा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा है ना। तो सब निकल गया। देखो अब यहाँ पे DEG पुट करो है ना, DEG तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, क्योंकि हमको DEG तीनों ही पता है तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ 425 माइनस DEG ना माइनस कितना 72 माइनस 122 माइनस 28 203। C का वैल्यू आ गया 203। C का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखो हमको क्या क्या पता है, E पता है, F पता है, G पता है, यस B भी निकल जाएगा ठीक है, B भी निकल जाएगा। B कैसे निकालोगे देखो 335 माइनस EFG माइनस 122, F क्या है 152 माइनस G कितना है 28, 33 आ गया है ना। DCB और क्या बचा आपका A बचा। A कैसे निकालोगे देखो आप, A कैसे निकालोगे है ना, A कैसे निकालोगे है ना, A को आप कैसे क्लियर करोगे। अब देखो A हो जाएगा आपका 520 माइनस DFG, D कितना है आपका D 72 माइनस 72 माइनस F कितना है 152 माइनस G कितना है 28, ये आ गया आपका 268। क्लियर हो गया। अब तीनों को अगर आप ऐड करोगे देखो कितना होता है 28 प्लस 122 प्लस 152 प्लस 72 प्लस 203 प्लस 33 प्लस 268 878। ये सबको ऐड करो, कितना आ रहा है आपका 878। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 878।
सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन जो आपको वहां पे इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पे देखो एक झटके में सारा कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 268 प्लस बी कितना है 33 प्लस सी कितना है 203, 504। इसका जो आंसर है वो क्या है आपका 504। तो ये दो टेक्निक है, आप दोनों टेक्निक से निकाल सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। आराम से आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एकदम क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या था, वेन डायग्राम में जो सेट नोटेशन होता है आप उसको हेल्प लेके आप निकालो। सेकंड होता है ये वाला बहुत सिंपल होता है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये वाला बहुत ज्यादा सिंपल होता है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। डन ना, क्लियर हो गया, ओके। अब आप बोलोगे सर ये 1500 को अगर लिखना हो तो सर कैसे लिखते हैं। आप क्या करते, देखो ए बी सी डी ई एफ जी हो गया, यहाँ पे एक एच लिख दो। क्या बोला मैंने, एच लिख दो। तो सबको ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ जी प्लस एच करो, वो आएगा आपका 1500 के बराबर। समझ रहे हो, वो क्या आएगा आपका 1500 के बराबर। दैट मीन्स 878 क्या है आपका, एटलीस्ट एक वन ऑफ द पॉल्यूटेंट से क्या है वो पॉल्यूट हो चुका है। 878 क्या है आपका, एटलीस्ट वन ऑफ द पॉल्यूटेंट से वो क्या हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है। अगर वन ऑफ द पॉल्यूटेंट से अगर वो पॉल्यूट हो चुका है, दैट मीन्स 1500 से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ऐसे रिवर्स आएंगे जो पॉल्यूट हुए ही नहीं है। क्या होगा, ऐसे रिवर्स आएंगे जो पॉल्यूट हुए ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से हैंडल करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से हैंडल करोगे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं अब, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डन। 17 में क्या है देख लेता हूं। 17 में भी यही है। तो 17 को हम लोग एक काम करते हैं, हाँ 17 को हम लोग क्या करते हैं, देखो 17 को हम लोग सॉल्व करते हैं वही वाले मेथड से जो एबीसीडी लेके किया ना, वैसे ही किया, ठीक है। क्या दिया गया, देखो इच स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 40 स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, है ना। देखो इच स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 40 स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके ठीक है, दैट मींस यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, तीनों का यूनियन। तीनों का यूनियन क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका क्या हो गया, एक देखो ये आपका क्या बन गया, एक यूनिवर्सल सेट यू, है ना। और ये तीनों का ही मिलके क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। दैट मींस यूनिवर्सल सेट मैं ऐसे ड्रॉ नहीं करूंगा, क्यों पता है, क्योंकि तीनों का मिलके ही यूनिवर्सल सेट बन गया ना, तो मैं सीधा ऐसे ही लिखूंगा। देखो क्या है, स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 40 स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने इंग्लिश बना दिया, ये मैंने मैथमेटिक्स बना दिया, और ये मैंने क्या बना दिया, थर्ड सब्जेक्ट क्या है आपका, ये आपका है इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। ये आपका क्या है, अच्छा ठीक है, चलो इंग्लिश को मैं EN लिखता हूँ, इकोनॉमिक्स को मैं EC लिखता हूँ, और ये मैथमेटिक्स को मैं M लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरा A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G हो गया, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे बॉक्स क्यों नहीं बनाया यूनिवर्सल सेट वाला, क्या जरूरत है बनाने का, अरे यही तीनों मिलके तो यूनिवर्सल सेट बना रहा है ना, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, ईच स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 40 स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तीनों में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को तो पढ़ता ही है, दैट मींस मोर देन एक सब्जेक्ट को भी तो पढ़ सकता है ना। तो इसीलिए यही तीनों मिलके क्या बनाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट बनाएगा। दैट मींस आपको क्वेश्चन में दिया गया है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कहां गया 40। पहला आपको दिया गया। सेकंड क्या दिया गया, देखो 16 स्टडी इंग्लिश 22 इक्वल 16 स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ADEG, A प्लस D प्लस E प्लस G, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 16। इकोनॉमिक्स कितने हैं, देखो आपके BEFG, BEFG, ये हो गया इकोनॉमिक्स जो कि है 22। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्या आ रहा है, देखो कितना 26, मतलब CDFG, C प्लस D प्लस F प्लस G, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, मैथमेटिक्स 26। चलो ये भी लिख लिया मैंने। और क्या इक्वेशन बन रहा है, देखो 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मतलब क्या होगा, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मतलब E और G आ जाएगा, E प्लस G, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है 5। 14 क्या है आपका, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स 14 मतलब F प्लस G, F प्लस G इज इक्वल टू 14। और क्या दिया गया, एंड टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, क्या दिया गया, टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या दिया गया आपको, G दिया गया है। G कितना दिया गया आपको, 2 दिया गया है। क्लियर हो गया, डन। इक्वेशन कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन, 7 अननोन्स। क्या सॉल्व किया जा सकता है, यस सॉल्व किया जा सकता है, देखते हैं। बट हमको निकालना क्या है ये तो देख ले पहले। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने, अब देखो क्वेश्चन को आपको ऐसे हैंडल करना है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ेंगे, एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे,
बट नॉट इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स अगर आप उस वे में करते हैं जो पहला मेथड था, आप क्या लिखते हैं, एन इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, है ना, इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखते हैं आप। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है मेथड 1 से। अगर मेथड 2 की बात करूं, फिगर देखो क्या निकालना है, इंग्लिश जो पढ़ रहा है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, जो मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, दैट मींस ये वाला जोन की बात हो रही है। ये वाले जोन में क्या है आपका, ई है, दैट मींस ई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप पहले मेथड से करोगे आपको ये कैलकुलेट करना है, अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इतना फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, ई चाहिए, ठीक है। ई कैसे निकालोगे देखो आप, है ना, अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग ई का वैल्यू, ठीक है। ई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस का जोन बनाता हूँ। देखो जी कितना है, 2 है, तो पहला हमको मिल गया वैल्यू क्या, जी इक्वल टू 2। अगर जी 2 है तो एफ कितना आ जाएगा आपका 12, एफ का वैल्यू 12 आ जाएगा। ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा। ई का वैल्यू 3 कैसे आ जाएगा भाई, ई प्लस जी कैसे लिख दिया इसमें, लास्ट का 2 क्या है देखो, एफ प्लस जी ना, 5 क्या था, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ई प्लस जी है। ओके, आपको क्या चाहिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इको। अच्छा गलती हुआ है, ध्यान से, है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो इसको, ये आपको नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये गलत हो गया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो आपको कैलकुलेट करना है जो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ता है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, मतलब इंग्लिश और मैथ्स जो पढ़ता है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, दैट मींस ये वाला कैलकुलेट करना आपको, है ना, ये वाला। मैंने गलती से इसको मैथ्स पकड़ लिया था, ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स जो पढ़ता है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, मतलब ये, तो ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट ही है, ये होगा आपका डी। तो आपको डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जी 2 है तो एफ का वैल्यू हमको इससे मिल गया, तो ये इक्वेशन हमने यूज कर लिया। ई प्लस जी, तो ई कितना हो जाएगा, देखो ई का वैल्यू हो जाएगा 3, ये भी हमने यूज कर लिया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ई एफ जी। अगर ई एफ जी आ गया तो बी निकल जाएगा। देखो ई प्लस एफ प्लस जी कितना होगा, 12 प्लस 3 15 16 17, तो बी कितना हो जाएगा 22 माइनस 17 मतलब 5। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 5, है ना, ये भी हमने यूज कर लिया। ओके ठीक है, एफ और जी हमको पता है, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा, देखो एफ और जी मतलब 14 और सी प्लस डी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। सी प्लस डी इज इक्वल टू 12, है ना, इसको भी यूज कर लिया। और इसमें क्या है देखो, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, मतलब ई है हमारे पास, जी है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, और कुछ नहीं है ना। तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ई प्लस डी कितना है 3 प्लस 2 5, मतलब ए प्लस डी इक्वल टू 11, ए प्लस डी इज इक्वल टू 11। क्लियर हो गया। और हमारे पास एक ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी, हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। ओके डन, ठीक है। अगर मैं बोलूं देखो ई एफ जी बी, बी ई एफ जी है कि नहीं, बी ई एफ जी, देखो बी ई एफ जी, इसका वैल्यू कितना है, बी ई एफ जी का 22 है, बी ई एफ जी का वैल्यू कितना है 22 है ना, बी ई एफ जी 22 है, तो बी ई एफ जी अगर हट गया तो ए सी डी आएगा, दैट मीन्स ए प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा 40 माइनस 22, मतलब 40 माइनस 22 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, 18। अब आपको सॉल्व करना है, देखो इतने सारे उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ए सी डी देखो ना, सी प्लस डी कितना आ गया आपका 12, तो सी के जगह पे आप 12 माइनस डी नहीं कर सकते ना, डी के जगह पे आप 12 माइनस सी करोगे तो आपको ए प्लस डी मिल जाएगा। 3 इक्वेशन है यहाँ पे, देखो 3 इक्वेशन, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये सी प्लस डी, ये ए प्लस डी और ये आपका ए प्लस सी प्लस डी, है ना, ये आपको मिल जाएगा। तो आपको इससे आपको सॉल्व करना है किसका वैल्यू, इससे आपको सॉल्व करना है ए का वैल्यू। अगर आप 11 माइनस डी करोगे तो सी निकल जाएगा ना, देखो ना, ए की जगह पे आप 11 माइनस डी कर दो ना, इसमें सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है ना, इसको बस सॉल्व करना है। देखो ए की जगह पे आप क्या कर दो, यहाँ पे 11 माइनस डी लिखो, 11 माइनस डी लिखोगे, 11 माइनस डी तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और 11 प्लस सी इक्वल्स टू 18, 11 प्लस सी इज इक्वल्स टू 18, तो सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 18 माइनस 11 मतलब कितना आ जाएगा 7, सी इज इक्वल्स टू 7, सी अगर 7 आएगा तो डी कितना आएगा, डी इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 5। अगर कोई बोलेगा कि सर ये क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल की बातें हो जाएंगी फिर, समझ रहे हो। अगर इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो भाई, सब लिखा हुआ है, ये 3 को यूज करके आपको क्या निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू कितना आया 5 इज योर आंसर, दैट मींस
5 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। एकदम सिंपल हो गया, क्लैरिटी के साथ में ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल करोगे। ठीक है, आराम से सॉल्व हो गया ना, देखो कितना आसान से फिगर बनाया, तब चकाचक सब सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसे आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। डन ना, एकदम डन। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं, देखो नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं 18 पे जाता हूं। 18 तो आज इतना ही रहने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन। ए डिनर पार्टी इज टू बी फिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 100%। 100 लोग हैं जिसके बीच में डिनर पार्टी कराना है। इन दिस पार्टी 50% डोंट प्रीफर। चलो एक फिगर बना लेते हैं ना, अपन बेस्ट वे में एक फिगर बना लेते हैं, है ना। अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि सर ये आपका फिश हो गया और ये आपका चिकन हो गया, सर आप ऐसे ही क्यों बनाते हो, सर आप डिसजॉइंट क्यों नहीं बनाते हो, मैं बोलता हूँ कि आप बेस्ट के सिनेरियो लो ना, ए लिखोगे बी लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे ए बी सी। आप ना बेस्ट केस सिनेरियो लो, बेस्ट केस सिनेरियो लेके आप सॉल्व करो ना इसको। जब आप बेस्ट केस सिनेरियो लेके जब आप सॉल्व करोगे, अगर ये दोनों डिसजॉइंट रहा होगा तो बी का वैल्यू 0 मिल जाएगा। बी का वैल्यू 0 मिलने का मतलब क्या, फिश और चिकन में कॉमन नहीं है, दैट मींस दे आर डिसजॉइंट सेट। इसीलिए आप बेस्ट केस सिनेरियो को लो। ये हो गया आपका फिश, ये हो गया आपका चिकन, ये हो गया आपका चिकन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, और ये डी ले लेता हूं मैं, इसको डी, ये आपको डी दे देता है। ठीक है, इसको मैंने डी ले लिया। ठीक है, चलो अब क्या दिया गया, देखो ए डिनर पार्टी इज टू बी फिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 100%। ठीक है, ओके डन। इन दिस पार्टी 50% डोंट प्रीफर फिश। 50 लोग क्या है, फिश नहीं खाते। दैट मींस फिश वाले जोन में क्या क्या आता है, ए और बी आता है। दैट मींस ए और बी को हटा दो, सी प्लस डी इक्वल्स टू कितना होगा, सी प्लस डी इक्वल्स टू 50 ना, 50 लोग, यस 50। 60 प्रीफर चिकन। चिकन कौन कौन खा रहे हैं, देखो बी और सी में चिकन है ना, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच, 60। एंड 10 डोंट प्रीफर इधर चिकन और फिश। 10 लोग ऐसे हैं जो ना चिकन खाते हैं ना फिश खाते हैं। दैट मींस डी, डी ही तो ऐसे लोग हैं ना, डी 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 इसका कॉम्प्लीमेंट डी, जो ऐसे लोग हैं जो ना चिकन खाते हैं ना फिश खाते हैं। तो डी इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको, 10 ना, 10। आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पर्संस हु प्रीफर बोथ फिश एंड चिकन। बोथ फिश एंड चिकन, बोथ फिश एंड चिकन मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। आपसे क्या पूछा है, बी पूछा गया। दैट मींस बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। b इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे, देखो आपको d दिया गया है 10, तो c प्लस डी इक्वल्स टू 50, तो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 40। c अगर 40 हो गया तो b प्लस c इक्वल्स टू 60, देयरफॉर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस c इक्वल्स टू 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर 20 लोग ऐसे हैं इस पार्टी में, 20 लोग ऐसे हैं जो चिकन भी खाते हैं फिश भी खाते हैं। देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेट थ्योरी, है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेन डायग्राम। किस तरीके से आप लॉजिक को यूज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, दिस इज द ब्यूटी। समझ में आया? अदरवाइज सोचोगे आपको ये सेट का आइडिया नहीं होता, तब ऐसे सिचुएशन को आप तो निपट जाते ना, आप तो सोचते रह जाते भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, 10 तरीके का लॉजिक लगाते, उसमें गलत आता करेक्ट आता है आंसर। इस तरीके से आपको देखो अप्रोच करना है, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा फिगर बनाओ, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो। अगर इसको लिख लिए उसके बाद इक्वेशन को लिखो, सॉल्व होना ही है। समझ रहे हो, सॉल्व होना ही है। डन। यहां पे मैं और एक इक्वेशन चाहता तो लिख सकता था, क्या लिख सकता था, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 100 मार्क, मतलब इक्वल टू 100 पीपल, पर रिक्वायर्ड नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, डन। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे जहां पे मैं कुछ और क्वेश्चन को डील करूंगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे रिलेशन पे, फिर मूव करेंगे फंक्शन पे, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म। जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11-12 का, आप आराम से उसको टैकल कर लोगे आप। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय।